नगर निगम के चुनावों को लेकर बीजेपी नगर निगम के मेयर की फाइनल लिस्ट से पहले न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट मौजूद है। देहरादून निगम में सौरभ थपलियाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार नगर निगम में किरण जैसल का नाम आगे चल रहा है, वो प्रत्याशी हो सकती हैं। कई बार के पार्षद सुभाष जैसल की पत्नी है किरण जैसल। ऋषिकेश नगर निगम में शंभू पासवान और सुरेंद्र मोघा के नाम पर विचार चल रहा है। कोटद्वार नगर निगम पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत का नाम वहां पर आगे है। श्रीनगर में पूर्व में पालिका का चुनाव लड़ चुकी आशा उपाध्याय हो सकती हैं कैंडिडेट। रुड़की नगर निगम में मेघा जैन के नाम पर विचार चल रहा है, तो वहीं काशीपुर नगर निगम में राम मल्होत्रा कैंडिडेट हो सकते हैं। रुद्रपुर नगर निगम में बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा का नाम आगे चल रहा है। हल्द्वानी की बात कर लेते हैं। हल्द्वानी नगर निगम में निवर्तमान मेयर जोगेंद्र रौतेला, तो वहीं अल्मोड़ा नगर निगम में अजय वर्मा का नाम आगे है। पिथौरागढ़ में सीमा रावत और कल्पना देवलाल के नाम पर विचार है। तो जातिगत क्षेत्रीय समीकरण को बनाया जा रहा है, इसे ही आधार बनाया गया है और इसी आधार पर चयन चल रहा है। संभावित लिस्ट जो न्यूज 18 के पास है, अभी हमने आपको बताया कहां से कौन ज्यादा दावेदारी उनकी दिख रही है। सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, जहां पर चल रही है माता पच्ची। सुनील, कब तक इस लिस्ट के आने की उम्मीद है और जो संभावित नाम है जिन्हें हमने अभी अपने दर्शकों के सामने रखा है, इन नामों को लेकर कितनी पुख्ता जानकारी है? देखिए, मैंने कहा जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार एक जानकारी मिली है और करीब करीब इसको एक तरह से फाइनल लिस्ट माना जा रहा है। अगर एक दो नगर निगमों की बात छोड़ दें जिसमें ऋषिकेश है, पिथौरागढ़ है, जिन पर फाइनल नहीं हो पाया, दो कैंडिडेट पर विचार चल रहा है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, अभी दोनों में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि पहले कौन लिस्ट जारी करे। वेट एंड वॉच की स्थिति दोनों तरफ से बनी हुई है। मैं अभी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के वर्कर्स पहुंचे हुए हैं। कुछ नगर निगम के जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट यहाँ पर हैं, जिन्होंने जो नगर निगम में दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो मुख्यालय से नदारद हैं, यानी कि जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि बीजापुर गेस्ट हाउस में कांग्रेस की जो नेता हैं वो वहाँ पर मंथन चल रहा है कि किस तरह से टिकटों को फाइनल किया जाए। इसी तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सुबह से आज मुख्यमंत्री आवास में थे, उनका लगातार वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था, टिकटों को फाइनल करने का वहाँ पर चर्चा चल रही थी। लेकिन दोनों ही पार्टियां जो हमारी जानकारी के अनुसार है, बीजेपी करीब करीब फाइनल कर चुकी है। अगर सिर्फ 2 सीटों की बात छोड़ दी जाए, ऋषिकेश और पिथौरागढ़, उस पर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि फाइनल लिस्ट बीजेपी की हो चुकी है, लेकिन जारी करने में देरी। सुनील, कहीं पर जो मौजूदा मेयर हैं उन्हीं पर दाव लगाने की तैयारी है, तो कहीं पर नए चेहरे भी बीजेपी की तरफ से आगे रखे जा सकते हैं। किन बातों को आधार बनाया जा रहा है और दूसरे जो नाम सामने आ जाएंगे तो उनसे जो नाखुश दावेदार हैं उनको किस तरह से मनाने की तैयारी की गई है? देखिए, जो नाखुश दावेदार हैं वो बड़ी चुनौती बनने वाले हैं दोनों दलों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी ने जो कैंडिडेट सिलेक्शन का आधार रखा, उसकी एक लंबी प्रक्रिया की कि ऑब्जर्वर भेजे, लोकल के विधायक, लोकल के जो पदाधिकारी थे, लोकल के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनकी राय ली, सांसदों की राय ली, पूर्व मुख्यमंत्रियों की राय ली, और इसके अलावा भी कहीं कोई डिस्प्यूट न रहे, विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए बीजेपी ने पब्लिक सर्वे भी कराया, इंटरनल सर्वे कराया, और उसके भी पॉइंट निर्धारित किए बीजेपी ने कि अगर कहीं पर एक राय नहीं बन पा रही है तो वहां पर देखा गया कि वहां पर पब्लिक सर्वे क्या कहता है, यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी जनता में कितनी पकड़ है, पब्लिक क्या कहती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही जिनको लेकर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया। इसके साथ साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पे भी बीजेपी की पुख्ता नजर है कि कहीं पर जो जातिगत समीकरण है वो भी बीजेपी ने पूरे नगर निकाय हों, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका, नगर निगम, इनमें बिठाने की कोशिश की है कि कहीं भी जो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण है उनको देखकर पूरा ये सेट किया गया। अब जहां तक नगर निगमों की बात है तो नगर निगमों में भी लगातार डिस्कशन होता रहा, विधायकों से भी बातचीत हुई, मंत्रियों से भी बातचीत हुई, पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत हुई, तो ये डिस्कशन लगातार चल रहा है। और बीजेपी का करीब जो मेरी जानकारी है 11 की 11 नगर निगमों पर बीजेपी के कैंडिडेट लगभग सेट हो चुके हैं। कांग्रेस की लगातार मंथन में लगी हुई है, सामने औपचारिक तौर पर बीजेपी की ओर से रखे जा सकते हैं, बस इंतजार उस लिस्ट का हो रहा है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को भी 8 नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। खबर है कि कांग्रेस ने 3 मेयर सीट्स का पैनल दिल्ली भेजा।
विवाद की वजह से 3 नगर निगम फाइनल अभी तक नहीं हो पाए हैं। देहरादून, कोटद्वार, पिथौरागढ़ पर दिल्ली से फैसला होना है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी और रंजना रावत के बीच विवाद है। इसी के साथ पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर और मथुरा दत्त जोशी के बीच विवाद है। वहीं देहरादून में 5 अलग अलग नामों पर एक राय नहीं बन पा रही है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि आज ये लिस्ट सामने आ सकती है, यानी कि आज मेयरों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी और अनाउंस भी कर दिया जाएगा। 3 नगर निगम को लेकर के पेंच कांग्रेस में फंसा हुआ है। तो देहरादून, कोटद्वार, पिथौरागढ़ ये वो जगह है जहां पर कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच एक राय नहीं है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, बीजेपी में सिर्फ अव्वल है तो कांग्रेस में भी कम नहीं है। यहां पर भी अभी तक नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है नॉमिनेशन के लिए। अभी तक 11 में से 3 नगर निगम कांग्रेस ने घोषित किए, अभी 8 नगर निगम बाकी हैं। जो खबरें हमारे पास हैं उसमें से 3 नगर निगम खासी विवादों में, पिथौरागढ़, कोटद्वार और देहरादून, यहाँ पर एक राय नहीं बन पाई और अब कोई बैठक यहाँ पर शीर्ष नेताओं के बीच में देहरादून में नहीं होगी। इसलिए 3 नाम दिल्ली भेजे गए हैं कि इन तीनों सीटों पर हाईकमान जो भी फैसला करेगा, केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है संगठन के, उनको ये नाम भेजे गए। वहां से जो नाम तय होकर आएंगे उनकी घोषणा आज देर शाम तक करने की बात है। बाकी 5 नगर निगम जिनमें रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार शामिल है, उनकी घोषणा से कुछ देर के बाद उन 5 जगहों पर उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली है। तो कांग्रेस के जो पेज पर जो बात आपने कही कि बीजेपी में जिस तरह की दिक्कतें हैं आखिरी वक्त पर, उसी तरह की दिक्कतें कांग्रेस में खासकर 3 सीटों को लेकर, इन सीटों को लेकर नेताओं में आपसी झगड़ा, खासकर विधायक जो लोकल के हैं उनमें और जो दावेदार वहां पे उनके बीच खासा झगड़ा था। यही वजह की सीटें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है मेन का। ठीक है, तो ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया कि दिल्ली से ही फैसला हो, दिल्ली से फैसला हो तो फिर विवाद की गुंजाइश से बचने की ये कोशिश कांग्रेस की कि प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच कोई विवाद ना हो, खासकर इन 3 सीटों को लेकर। धन्यवाद आपका दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। निकाय चुनावों के लिए नामांकन का आज तीसरा दिन है और जैसे ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, प्रत्याशियों का जोश भी बढ़ गया। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी बढ़ चढ़कर नॉमिनेशन करवा रहे हैं। हर उम्मीदवार जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों पर लड़ने का दावा कर रहा है और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहा है। जनता पार्टी का कि उन्होंने मुझे दोबारा विश्वास मत में लिया है। मैं पुष्कर धामी जी का, खजानदार जी का, महेंद्र भट्ट जी का, पूरी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और क्षेत्र को मैंने सजाने का काम किया है। मेरा वार्ड साफ और सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसीलिए मेरे को जनता ने मेरे को पुनः प्यार दिया है। तो मैं अपनी जनता के उस पे असूलों पे खरे उतरूंगी, यही मेरा विश्वास है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं 30 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। नॉमिनेशन कराने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं और रविवार के दिन भी बैंक में भारी भीड़ लगी रही है। आज की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अमूमन रविवार पर बैंक बंद होते हैं, लेकिन देखिए बैंक में किस कदर भीड़ है। बैंक में सभी प्रत्याशी अपना अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जुटे हैं ताकि 30 दिसंबर को वो नॉमिनेशन फाइल कर सके। वहीं पार्षद, सभासद, अध्यक्ष, मेयर पदों के प्रत्याशी सुबह से ही बैंक में लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और मैं इस समय खड़ा हूं SBI जो बैंक है वहां। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो नॉमिनेशन करना चाहते हैं, उनको बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी है। इसलिए आप देखते हैं जो जितनी भीड़ है यहाँ पे अपना जो अकाउंट खुलवाने के लिए लोग पूछ रहे हैं। यहाँ पे प्रत्याशी जो हैं, जो आवेदन करेंगे, वो यहाँ पे अपना लगातार फॉर्म फिलअप कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से की भीड़ है कि क्योंकि कल लास्ट नामांकन का लास्ट दिन है। 30 दिसंबर को नामांकन का लास्ट दिन होगा और उसको लेकर भी यहाँ पे आज संडे है और उसको लेकर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि संडे भी SBI बैंक खुला है। और जो प्रत्याशी हैं, जो चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे मेयर हो, वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, अपना अकाउंट खुलाएंगे ताकि उनका जो ब्यौरा है उस अकाउंट में पहुंच सकता है। इसको लेकर भी SBI में भीड़ देखने को मिल रही है।
खबर हरिद्वार से। यहां कनखल के आश्रम में सुबह एक गुलदार घुस आया। गुलदार के घुसने के बाद आश्रम में अफरा तफरी मच गई। वहीं गुलदार घुसने की सूचना वन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया। गुलदार के रेस्क्यू के बाद आश्रम के लोगों ने राहत की सांस ली। उठता भी ना हो। इसमें गुलदार के पहुंचने की सूचना मिली थी, तो उसके चलते सबसे पहले यहाँ पर वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार ने अपनी टीम को साथ लेकर के यहाँ पर मौका मुआयना किया और निरीक्षण करने के बाद इनको पता चला कि वास्तव में गुलदार यहाँ पर बाथरूम के पास एक ऊपर जो ऊपर छत्ती होती है उसमें वो गुलदार एक फंसा हुआ है, वहाँ पर वो छुप करके बैठ गया था। तो उसके बाद हमने आज उसको अभी यहाँ पर ट्रैंकुलाइज करवाया है। डॉक्टर अमित ध्यानी जो हमारे सीनियर वेटनेरियन हैं, उनकी मदद से उन्होंने यहाँ पर ट्रैंकुलाइज किया और उसको सेफली यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और बदमाश जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रायवाला लाल थप्पड़ क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी अब भारी पड़ने लगी है। खासकर उत्तरकाशी में पिछले 2 दिन में जो बर्फबारी हुई वो अब परेशानी का सबब बन गई है। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे बंद है। वहीं यमुनोत्री नेशनल हाईवे फूलचट्टी से खरसाली तक बर्फबारी की वजह से बंद है। इसके अलावा 4 ग्रामीण मोटर मार्ग भी बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश चल रही है। गंगोत्री के हर्षिल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, जिनकी गाड़ियां हर्षिल घाटी में ही फंस गई हैं। चमोली में 2 दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ है। वहीं औली में भारी स्नोफॉल हुआ। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। औली में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नए साल से पहले पहाड़ों पर इस बार अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसका लुत्फ उठाते दिख रहे हैं सैलानी। उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी जमकर स्नोफॉल हुआ है। मां गंगा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मुखबा पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन है और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे भी बंद है। लेकिन इन सब के बीच भी सैलानी पहुंच रहे हैं मुखबा। मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही बर्फबारी का भी मजा ले रहे हैं। मुखीमठ मुखबा में बर्फ गिर रही है और यहाँ पर जो है रात से ही बर्फबारी हो रही है और निरंतर बर्फबारी हो रही है। और अभी हम यहाँ पे पूजा करके आए हैं गंगा मैया के मंदिर में। स्वामी सूर्य देवता नरसिंह देवता के मंदिर में पूजा कर दी है और अभी यहाँ पर जो है यात्री लोग भी आ रहे हैं बर्फ में। और हर्षिल से और धराली से लोग पैदल आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो आ नहीं पाएगी क्योंकि बर्फ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अभी बर्फबारी प्रारंभ हो रखी है। नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चक्राता की खूबसूरत वादियां का भी रुख कर रहे हैं। होटल पैक हो चुके हैं और कारोबारी बेहद खुश हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नए साल का जश्न मनाने और उसे यादगार बनाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में पहुंच रहे पर्यटकों के लिए इंद्र देवता भी मेहरबान हो चले हैं और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीरें खूबसूरत पर्यटक स्थल लोखंडी की हैं, जहां बर्फबारी ने खूबसूरत वादियों में 4 चांद लगा दिए हैं। मैंने सुना था चक्राता इज अनटच्ड एंड काफी सही है, स्पेशली ट्रैकिंग एंड स्नोफॉल यहाँ पे मिल जाएगा हमें। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट थॉट कि एक बार ट्राई करते हैं। वी आर लविंग इट बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, शांति है। आपको जो ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ पीस चाहिए होता है वो मिलेगी। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। ये हवाएं चल रही हैं सर और ये जो बादल हमारे से होकर गुजर रहे हैं, बहुत ही औसम एक्सपीरियंस है। जैसे कहते हैं कि धरती में अगर स्वर्ग है तो यही है, बस सर देखा जाए तो पहाड़ों में ही होता है स्वर्ग।
भारी तादाद में सैलानी पहाड़ आ रहे हैं। वहीं स्थानीय कारोबारियों और होटल कारोबारियों के लिए ये मौका कुदरत के किसी वरदान से कम नहीं। होटल पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। यही वजह है कि स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि इस बार जो है समय से पहले बर्फबारी हो चुकी है और जो कि बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। न्यू ईयर पे भी क्या रहता लोगों का कि हम लोग बर्फबारी में आएंगे, नया साल बर्फबारी में करेंगे, कैंपिंग करेंगे, बॉनफायर करेंगे, ये सब चीज़ें रहती है। तो ज़्यादातर होटल्स जो है बुकिंग्स सभी की सोल्ड आउट हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं और जो है बहुत अच्छा जो है इस बार नया साल जाने वाला है, बहुत ही मतलब शानदार। नए साल के मौके पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने खास तौर पर कई हेल्प डेस्क चौकियां बनाई हैं, जिनमें 24 घंटे पुलिसकर्मी पर्यटकों की मदद के लिए तैनात नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते कुछ जगह सड़कें जानलेवा भी बनी हुई हैं, जहां नेशनल हाईवे की टीम अपनी जेसीबी मशीनों के जरिए सड़क से बर्फ को लगातार हटाने का काम कर रही हैं। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए हम जो भी जानकारी है उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे चक्रता में SDRF भी मौजूद है। अगर कोई भी छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो हम लोग SDRF की मदद से, हमारी पुलिस टीम, चक्रता पुलिस टीम की मदद से उन दुर्घटनाओं पर तुरंत मौके को वो कर लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। पर्यटक स्थल आ रहे पर्यटकों से प्रशासन भी अपील कर रहा है कि सावधानी के साथ पहाड़ों में ड्राइविंग करें, क्योंकि बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन हो रही है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, चक्राता। केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पूरा का पूरा धाम ढका हुआ है। बर्फबारी के बीच ITBP के जवान मुस्तैदी के साथ सुरक्षा काम में जुटे नजर आए। केदारनाथ के साथ ही तुंगनाथ धाम, मदमहेश्वर धाम समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जमकर स्नोफॉल हुआ है। निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। यहाँ 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पूरे धाम में 2500 से 3000 फीट की ऊंचाई वाले सभी इलाकों में अभी बर्फबारी हो रही है। दो दिन की बारिश के बाद सोर घाटी पिथौरागढ़ में ऐसे नजारे देखने को मिले जो देखने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोर घाटी पूरी तरह से कोहरे में लिपटी नजर आई। ये नजारा सोर घाटी के ऊपर चंडाक से नजर आ रहा है। कोहरे के ऊपर चमकता सूरज तो नीचे कोहरे की चादर ने पूरी घाटी को ही अपनी आगोश में ले लिया है। कोहरे की चादर के नीचे उत्तराखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर बसता है। आज का जो व्यू है बहुत ही शानदार है। हालांकि पूरा शहर अभी इस समय कोहरे की चादर में ढका हुआ है, लेकिन अगर आप ऊपर चंडाक की तरफ जाएंगे तो एक लेयर बनी हुई है बादलों की, जिसके ऊपर बढ़िया सूरज निकला हुआ है और अच्छी धूप खिली हुई है। मुझे तो लगता है कि अगर ये जितनी जल्दी ये खबर लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऊपर आकर के इस व्यू का आनंद लेना चाहिए। 2 दिन तक पिथौरागढ़ का मौसम खासा खराब रहा, लेकिन आज सुबह का नज़ारा एकदम अलग है, एकदम अद्भुत है। आप देख सकते हैं मैं हूँ पिथौरागढ़ सोर घाटी के ठीक ऊपर और आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे की चादर में पूरी की पूरी सोर घाटी यहाँ पर लिपटी हुई है। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है और ये अद्भुत नज़ारा जो भी देख रहा है वो हैरान है कि किस तरीके से पिथौरागढ़ की सोर घाटी को कोहरे ने पूरी तरीके से अपने आगोश में समेटा हुआ है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़।